नारायण यादव, श्री हुक्मदेव नारायण यादव। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है यहाँ। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, कृपा करा क्या? हुक्मदेव। नहीं, यू आर नॉट कैबिनेट मिनिस्टर। आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर ए कैबिनेट मिनिस्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल और नो कैबिनेट नारायण मिनिस्टर, सो इट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, कृपा करा बस हो गया, हो चलो बोलिए। सभापति महोदय, पर्ची भेज दीजिए। सभापति महोदय, तेल के पाइपलाइन की चोरी इत्यादि पर विधेयक आया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि तेल में खेल है और उस खेल में भी खेल है। क्या आप उस तेल के खेल में जो खेल है उसको पकड़ने में सक्षम हो सकेंगे? तेल चलता कहां से है? कुआं से तेल के कुआं से निकलता है या बाहर से आता है तो बंदरगाह पर जहाज से उतरता है और वहां से तेल चलता है, रिफाइनरी में आता है, रिफाइनरी से डिपो में जाता है, डिपो से टैंकर में चल लगता है, टैंकर से पंप पर जाता है, पंप से तब गाड़ी में तेल आता है। अब इतने जगह तेल को पाइप से लाना, फिर टपकाना, फिर उससे लादना, फिर आगे टपकाना, जितने बार तेल टपकता है उतने बार उस तेल में से छीजन निकलते जाता है। केवल तेल का छीजन चोरी के जरिए या पाइपलाइन के जरिए नहीं है। अगर आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के शिखर से लेकर सतह तक, शिखर से सतह तक अगर सारे प्रबंधन में लगे हुए अधिकारी ज्यादा नहीं अगर 95% ईमानदारी के साथ काम करने लगे तो भारत सरकार के केवल इस पेट्रोलियम मंत्रालय से बजट के 1/3 से अधिक पैसा पूर्ण बाबू को आप दे सकते हैं। लेकिन बाहर से अगर कोई चोरी करता है, कोई आतंकवादी पार्ट से चोरी करता है, उसको तो हम देखते हैं, लेकिन विभाग के अंदर जो ये तेल में खेल है उसको पकड़ने के लिए कहीं कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, टैंकर में जब तेल चलता है और वहां से डिपो में कितनी चोरी होती है क्या किसी को पता है? डिपो से जब टैंकर में तेल लादा जाता है उस समय हर टैंकर में तेल कम पड़ता है और वहां से तेल कम पंप पर जाता है और पंप में से जो तेल कम पड़ता है वह कस्टमर को जाता है, इसलिए अंत में जाके सारा बोझ जो वह उपभोक्ता है उसके माथे पर पड़ता है। चोरी करे कोई, बीच में गोलमाल करे कोई और उसका भार पड़ता है उस पर। क्या सरकार की तरफ से इसको रोकने की कोई व्यवस्था है? दूसरा, एक है चोरी का कारण जो मजबूरी में है, जो तेल के रोजगार में लगे हुए हैं, माननीय सदस्य ने उठाया था, शैलेंद्र जी भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किए थे। तो जो तेल के रोजगार में लगा हुआ है, पेट्रोल पंप पर डीलर है, चाहे उसका ढोने वाला टैंकर है, उसका किराया आप बांधे हुए हैं। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो रुपया में प्रतिशत के आधार पर क्यों नहीं बांध देते हैं कि इतना प्रतिशत उसको तेल का कमीशन मिलेगा, इतना प्रतिशत टैंकर का किराया रहेगा। जो जो तेल के दाम बढ़ेंगे उसको बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ता जाए लेकिन उसका किराया नहीं बढ़े तो आखिर इस तेल के रोजगार में जो टैंकर वाला लगा है या डीलर जो तेल बेचता है पंप पर, वो कहां से इसकी पूर्ति करेगा? वो कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी करता है। जो यहां हमारे पास में मंत्री जी बैठे हैं, मिट्टी तेल से अगर कहीं मिलावट होती है तो आपने आज तक इसके रोकने का कोई उपाय नहीं किया। मिट्टी तेल का रंग बदल दिया। अगर किसी समय में आप चलिए जी, इसी सदन में बहस के क्रम में मैं फिर कहूंगा, मुझे स्मरण आता है कि डॉक्टर लोहिया ने इस प्रश्न को उठाया था इसी सदन में कि मिट्टी के तेल के रंग बदल दो, कोटा के चीनी का रंग बदल दो, क्योंकि सरकारी चीनी का उजला रंग
बाजार के चीनी का उजला रंग में मिला दो उजला रंग। कौन है काला बाजारी, कौन है सफेद बाजारी, कौन पकड़ने वाला है? तो मिट्टी तेल के रंग ऐसे बदल दिए जाए कि कितने भी केमिकल्स से साफ करे तो वह साफ नहीं हो, और कहीं अगर मिलावट किया जाए तो पकड़ में तुरंत आ जाए। लेकिन आज मिट्टी तेल का रंग तो जरूर बदल दिया गया है, लेकिन केमिकल्स से वह 2 घंटे के अंदर साफ हो जाता है, और फिर पेट्रोल में और डीजल में मिलावट कर दिया जाता है। इस पर से आप क्या उपाय निकालेंगे? जो हमारे सबसे ज्यादा मैं आऊंगा कि किसान के बारे में गीते साहब कह रहे थे, आप जमीन हमारा लेते हैं, आपका भूअर्जन कानून अलग है, फिर एक भूअर्जन कानून सदन में आने वाला है, अब वो कानून आएगा तो इस कानून का क्या होगा? और जब आप उसमें लेते हैं तो हमारे जमीन होके पाइप डाल दिए, तो जब तक उस पाइप हमारी जमीन में है तब तक उस रिफाइनरी से जो आमदनी होती है, क्या उस आमदनी का निर्धारित प्रतिशत उस किसान को आप देंगे? जो भूअर्जन कानून में, नए कानून में इसका प्रावधान हो रहा है, उन किसानों को जिसकी जमीन का आपने ले लिया, उसमें पाइप लगा दिया, तो उसका एक सालाना के हिसाब से 1% उसको एकड़ पीछे उसको मिलते रहना चाहिए, जिससे वो काम लगे। उसके जमीन आप ले लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं, न उनके बच्चे को रोजगार मिलेगा उसमें, न उसकी उचित कीमत मिलेगी, न उसे आमदनी में कोई हिस्सा दीजिएगा, न वो पेड़ लगा सकता है, न कुछ नहीं कर सकता है, तो आखिर किसान के लिए क्या करिएगा? इस पर जरा आप अपने वक्तव्य को देंगे। मैं 1-2 बात कह के सभापति जी खत्म करूंगा। जब कानून है रासुका, तो फिर इस कानून की क्या जरूरी है? गलत तरीके से लोगों को पकड़ के, जायज भी या कुछ नाजायज भी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत आप बंद कर सकते हैं, तो क्या इस तेल चोरी करने वाले, चोरी में सहयोग करने वाले, चोरी का तेल बेचने वाले, इस सब को एक श्रेणी में रख के क्या रासुका कानून उन पर लागू नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो फिर इस कानून की क्या उपयोगिता है? सीधे एक लाइन में क्यों नहीं उसके अंदर में इसको डाल सकते हैं जो राष्ट्रद्रोह का काम करता है, या इसको राष्ट्रीय अपराध में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि आज तेल और गैस भारत के नहीं, विश्व के संपूर्ण आर्थिक गति के संचालन का सबसे प्रधान केंद्र है तेल और गैस। इसी से विश्व की संपूर्ण अर्थ संचालित हो रही है। कृषि की संपूर्ण व्यवस्था उसी तेल पर है, और इस तेल को और गैस को अगर कोई चोरी करता है, चोरी करवाता है या चोरी से लाके बेचता है, तो तीनों समान अपराधी है और तीनों राष्ट्रद्रोह का काम करता है। इसलिए उस पर रासुका का कानून लागू होना चाहिए नहीं। अंतिम एक बात कहूंगा सभापति जी, सतह से अगर सतह दुरुस्त हो जाए, शिखर दुरुस्त होगा तो सतह अपने आप शुरू होगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से, अगर गंगोत्री से शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल की धारा प्रवाहित होती रहेगी तो बंगाल की खाड़ी तक गंगा की धारा पवित्र बनी रहेगी। अगर गंगोत्री से गंदगी निकलने लगेगी तो इलाहाबाद और कानपुर में फिल्टर लगा के गंगा के पानी को कभी साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये कानून तब लागू होगा, और न लागू किए तब भी चलेगा अगर आपका मंत्रालय में शुद्धता आ जाए। आपके जितने अधिकारी तेल के विभाग में हैं, उनके आईओसी वाले जितने हैं या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाले हैं, इनके प्रबंधन में शुद्धता आ जाए, आचार विचार में शुद्धता आ जाए। अगर वो तेल के टपक को बंद करना चाहेंगे तो तेल का टपकना बंद हो जाएगा। लेकिन इनको तो पकड़ेंगे, लेकिन घर के भेदिया को कौन पकड़ेगा? इस पर भी जरा इस कानून को लागू करिए कि अगर कोई अधिकारी भी पकड़ा जाए तो उसके ऊपर भी यही कानून लागू किया जाएगा और इसी कानून में दंड दिया जाएगा। आपने जो इस विधेयक को लाया है, अच्छी बात है, प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं। हम आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे, प्रशंसा जरूर करेंगे कि काम कर रहे हैं। लेकिन एक कानून और है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984 में इसी पार्लियामेंट से पास है। उस समय में राज्यसभा में था, उस समय कानून पास हुआ था। आज तक भारत सरकार के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उस पर अमल नहीं हो रहा है। अगर एक कानून को उसको अमल में ले आया जाए
तो अब आप समाप्त 50% कीजिए। नहीं 60% जो इस तरह के अपराध हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। ठीक। लेकिन कानून पर कानून बनाते जाइए, कानून पर कानून बनाते जाइए, कानून कोई समझ में न आए और जो समझने वाला है वो ना समझ हो जाए तो फिर इस कानून का क्या मतलब निकलेगा, जरा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। श्री पी डी राय।